अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। बिल आखिर तोशा खाना की तफसीलात भी अदालत में जमा हो गई हैं और हम तमाम की देखने के लिए भी अवेलेबल हैं। बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक इस तरह का कानून जहां पर अंडर वैल्यूएशन को लीगलाइज किया गया है, उससे तकरीबन सभी ने फायदे उठाए हैं। सभी जमातों ने मुतअद्दिद वज़राए आज़म का उसमें तस्करा है जिन्होंने बेशकीमती वहां से तहाइफ जो उनको बैरून ममालिक से मिले वो अपने नाम किए और उनको एक तो अंडर वैल्यू किया गया। ऑब्वियसली उसकी जो कीमत लगाई जाती है वो कोड़ियों के भी भाव नहीं होती और फिर उसकी भी एक सर्टेन परसेंटेज, एक बहुत मुख्तसर महदूद परसेंटेज उसकी पे करके आप उस गिफ्ट को, उस तोहफे को रिटेन कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जी अगर उनका मौक़िफ़ ही यही था कि अगर मैंने तहाइफ लिए हैं तो दूसरों के भी तहाइफ निकाले जाएं और मवाजना किया जाए ताकि पता चले कि जी मैंने ज्यादा तहाइफ लिए हैं या दीगर ने तहाइफ लिए हैं। बात यह नाजरीन करने की कि अगर इमरान खान साहब खुद ही इस बात को क्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि अगर दूसरों के मवाजने से वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर तो एक तरह से वो इन अदर वर्ड्स यही कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, उनका भी अगर गलत है तो फिर मेरा भी गलत है, उनके कंपैरिजन में मुझे देखा जाए। यानी कि गोया ये कि जो बैरून ममालिक की, जो जमहूरियत की, जो बरतानवी जमहूरियत की मिसालें खान साहब देते थे उनको फिर किस कैपेसिटी में लिया जाए। ये बहुत एक जरूरी सवाल है जो कि हम उठाना चाहते हैं क्योंकि सिंस डे वन खान साहब का यही मौक़िफ़ था कि अगर मैंने लिए ठीक है, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, लेकिन दूसरों के भी देखें। और खैर ये तो खान साहब या पीटीआई से होने वाला सवाल है। दूसरी तरफ का भी ये सवाल है कि घड़ी चोर, तोशा खाना चोर, कौन कौन से अलकाब नहीं थे, कौन कौन से वो अल्फाज नहीं थे जिनसे ना नवाजा गया इमरान खान साहब को। तो अगर ये तमाम चीजें हुकूमत वक्त अपने ऊपर भी लागू करती तो बहुत मुतअद्दिद लोग हैं हुकूमत के जिन्होंने वही घड़ियां उसी तरह से अपने नाम की हैं। बेशकीमती घड़ियां, लिमिटेड एडिशंस अपने नाम की गई हैं। ब्रांड्स भी मोर और लेस वही थे जो कि इमरान खान साहब के ऊपर जिनका बताया जाता है और ये बात फैक्चुअल भी है कि इमरान खान साहब ने भी, उनकी अहलिया ने भी कुछ चीजें अपने नाम की थी, कई चीजें अपने नाम की थी। वही सारे ब्रांड्स वो लोग भी, मजे की बात ये अपने नाम करवा चुके हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब का नाम है, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम है, नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी, उनके बच्चे। हाँ, लेकिन एक इसमें डिस्क्रिमिनेशन या एक जो इसमें डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो ये जरूर है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो उनके ऊपर घड़ी का एक तस्करा किया जा रहा है, काफी सारे पीटीआई के अकाउंट्स कर रहे हैं बाशमूल फवाद चौधरी साहब के, फिर बाद में उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी थी। उनके ऊपर कहा गया कि उन्होंने घड़ी ली थी। हाँ, वो जो घड़ी के हवाले से नाम था वो मरियम नवाज साहिबा का नहीं था। उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने कोई नोटिस वगैरह भी भिजवाया है एफआईए के थ्रू और ये नोटिस मौसूल भी हो गया है फवाद चौधरी साहब के नाम। और उन्होंने कहा था कि जी ये उनके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उस न्यूज को पिकअप करते हुए काफी सारे चैनल्स ने भी फॉलो किया। गलत बात है नाजरीन, कुछ एक जो पहले आने की तगोदौ में हमारे चैनल्स खबर को वेरीफाई करना भूल जाते हैं और ये बिल्कुल ये एक नामुनासिब अमल है। आई थिंक इससे हाई टाइम के हम गुरेज करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कि वो जो एक रेट ऑफ द टीआरपीज है, रेस ऑफ द टीआरपीज है, उसके अंदर आगे आने के लिए ये तमाम चीजें की जाती है। किसी के ऊपर भी ये चीज हो वो गलत है, सरासर गलत है। इसके ऊपर भी ऑब्वियसली लेकिन बात करेंगे कि क्योंकि मोरल जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की वो अंडर क्वेश्चन आ जाती है इस वजह से, क्योंकि घड़ी चोर वगैरह ये तमाम अलकाब अब खान साहब पे इसीलिए लगाए गए क्योंकि उन्होंने वो चीजें कोड़ियों के दाम ली थी, अंडर वैल्यूड चीजें, टू जस्ट अ सर्टेन परसेंटेज उसकी अदा करके अपने नाम कर दी गई थी। अगर यही चीजें मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए लोग भी, बड़े बड़े अहदेदार हुकूमत के काबीना में बैठे हुए लोग अपने हवाले से कर चुके हैं, खुद भी उन्होंने घड़ियां अपने नाम की हैं, तो फिर क्या इमरान खान साहब के ऊपर मोरल अथॉरिटी बनती है हुकूमत की तनकीद करने की? एक और इसमें जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो हुकूमत ये कहते हैं कि भाई फर्क ये है कि हमने अपने नाम की लेकिन हमने वो बाद में जाके ओपन मार्केट में, खुले बाजार में बेची नहीं, क्योंकि वो इमरान खान साहब ने किया और वो ऑन रिकॉर्ड है फॉर एक्सेप्टिंग कि उन्होंने किया। उन्होंने कहा था कि भाई मेरी घड़ी मेरी मर्जी, अगर मैंने किया तो मेरी मर्जी है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर इसको लिया जा सकता है कि अगर उन्होंने अपनी खरीदी हुई घड़ी उन्होंने ली और फिर बेची आगे, इसकी लीगैलिटीज या इलीगैलिटी के ऊपर बात होना बड़ा जरूरी है कि क्या ये इलीगल है कि अगर उन्होंने गिफ्ट अपने नाम कर दिया और फिर उसको बेच दिया, या फिर मोरालिटी का सवाल है जो कि हुकूमत कहते हैं कि उससे हमारे मुल्क को कौमी सतह पर एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। इसके ऊपर ऑब्वियसली नाजरीन तफसीली बात करेंगे, इसके लीगल और पॉलिटिकल दोनों पर्सपेक्टिव्स जानेंगे। इमरान खान साहब की रैली आज फिर लाहौर में बिलाखिर निकली, क्योंकि बड़ा हसीन इत्तेफाक था, जब भी रैली का अनाउंसमेंट होता था कोई ना कोई ऐसा रीजन इंटरिम गवर्नमेंट को नजर आता था जिसके बाद वो 144 का निफाज कर देते थे। कल भी ऐसा ही हुआ और आज बिलाखिर इमरान खान साहब ने रैली निकाली। रैली में ये इसमें कोई शक नहीं, बड़े लोग आए हैं और बड़े अवाम ने इसके अंदर अटेंडेंस दी है तमाम। लेकिन हाँ, एक बात जो नोटवर्दी है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो पेमरा का हुक्म था इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी का, वो उन्होंने लिफ्ट कर दिया। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की रैली
हार्डली किसी ने नशर की है, किसी चैनल ने नशर की है। इमरान खान साहब के ऊपर वो जो पाबंदी है वो अभी भी ताहाल कायम व दायम है। और बीबीसी वगैरह को उन्होंने इंटरव्यूज दिए, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी टीवी पर उनके कुछ इंटरव्यू जरूर सामने आए हैं, लेकिन उस तरह से न्यूज वगैरह की चीजों का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ना इमरान खान साहब को, ना पीटीआई के किसी भी बंदे को। और ये जो एक बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी है, या जो एक एक्सप्रेशन का फ्रीडम है या आजादी है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर गारंटी करता है। अगर इमरान खान साहब के लिए आज इसको नापैद किया जा रहा है, तो एक वो भी दौर था जब नवाज शरीफ साहब के लिए इसको नापैद किया गया था। विल टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, हम हर दफा ये सवाल उठाते हैं, आज भी उठाएंगे। और जो मासूम शहीद कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिल्ले शाह, उसकी मौत, उसकी हलाकत का भी जो मुअम्मा है वो भी सामने रखेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम से कोई भी बच्चा भी देख के बता सकता है कि ये जो निशानात हैं वो, और ख़ास तौर पर प्राइवेट पार्ट्स तक पे इंजरीज, ऐसा कौन सा दुनिया का एक्सीडेंट है जहां पर हो जाती है। बहरहाल जो मौक़िफ़ है वो दोनों के नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सामने हैं। हुकूमत वक्त ये इमरान खान साहब पर डाल रहे हैं, इमरान खान साहब ये हुकूमत वक्त और इंटरिम गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं पर्चे। बहरहाल दोनों इतराफ से जो इमरान खान साहब कहते हैं उनका पर्चा तो अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन इमरान खान साहब पे पहले भी पर्चा कट चुका था, और मजीद अब उनके वुज़रा पर भी इस बात का पर्चा कट चुका है कि कुछ लोगों की जो वीडियोस आई हैं जहां पर वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हमारी गाड़ी से टक्कर हुई और फिर हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ऊपर एक इंटरव्यू में यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि उनको ये पहले से बात पता थी। अब उन्होंने ये बात क्यों छुपाई थी, उस बहुत एक बड़ी पहेली को पीटीआई ने कितना जवाब दिया है या कितना जवाब नहीं दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या वजह थी जिसकी वजह से ये बात छुपाई गई, इस पर भी बात करेंगे। और पीटीआई के वुज़रा पर इस बारे में भी आज के रोज पर्चा कट चुका है कि जी उन्होंने ये पूरी चीज को, कि उनके कारकुन की तरफ से टक्कर लगी थी और वगैरह वगैरह, इस चीज को कंसील किया, और ये जानते हुए कंसील किया कि अस्पताल किसी निजी गाड़ी ने, किसी प्राइवेट व्हीकल ने उस शहीद कारकुन को पहुंचाया था या उसकी बॉडी को पहुंचाया था। हाँ, लेकिन इस पोस्टमार्टम में ये बात क्यों नहीं मानी जा रही कि ये तमाम तर जो निशानात हैं ये तशद्दुद के निशानात हैं। कोई दुनिया का ऐसा एक्सीडेंट नहीं है जो कि ये इस तरह के निशानात और इस तरह की इंजरीज दे सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। के बहुत जरूरी मौज़ूआत हमने उठाने हैं। स्टे विद अस फॉर द मच नीडेड डिस्कशन ऑन द पैनल। वेलकम बैक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस बैक। नाजरीन, इस मामले के ऊपर पार्टिजन, नॉन पार्टिजन व्यूज, लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव शामिल गुफ्तगू रखेंगे। मेरा बहुत मोज़ेज़ और डेकोरेटेड गेस्ट पैनल जो मेरे साथ तशरीफ फरमा है, फौरी तौर पर उनका रुख करती हूँ। जनाब अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुआविन खुसूसी हैं आप, वज़ीर आज़म के वफाकी वज़ीर और PMLN के स्टॉलवर्ट। वेरी ग्रेटफुल टू यू अता साहब। और प्राइमरीली आपका चूंकि बेसिस लॉ का है, लीगल फ्रेटर्निटी से है, तो लिहाजा लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स आप फरमाइएगा अपनी जमात के एक नैरेटिव के हिसाब से। वेलकम ऑन बोर्ड एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। अंदीब अब्बास साहिबा, नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत प्रोमिनेंट आवाज और स्टॉलवर्ट ऑफर पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो आर्च इस वक्त पॉलिटिकल अपोजिशन है, विच इज ऑब्वियसली द PTI ओनली एट दिस पॉइंट इन टाइम, उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं। अभी रैली में भी मौजूद थी और बिल्कुल एक भारी भरकम रैली। इसके इनेकाद पे आपको मुबारकबाद जरूर, लेकिन हाँ, गायब नजर आएंगे तमाम रैलीज टीवी स्क्रीन पर बाय एंड लार्ज। वेलकम अंदीब साहिबा, आपको भी वंस अगेन बहुत खुश आमदीद और आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, पूरे मामले पर जो लीगल ओपिनियंस हैं उसके लिए जनाब मियां दाऊद साहब ने हमें ज्वाइन की है। तमाम मामले पर आपकी बड़े पर्टिनेंट और नीड ऑफ द आवर जो कानूनी जो व्यूज हैं वो हम लोग शामिल गुफ्तगू रखेंगे, क्योंकि सारी बात घूम फिर कर अदालती ही जो अदालत है उसी कोर्ट में जा रही है। द बॉल इज इंडीड इन द कोर्ट विच इज द लीगल कोर्ट, और वहीं पर हम लोग बात को ओरिएंट भी करेंगे। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद सर, थैंक यू फॉर ऑनरिंग आवर पैनल। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी अंदीब साहिबा। आई विल गो टू द लेडी फर्स्ट। प्लीज फरमाइएगा कि अब आप ये कहते हैं कि जी उन्होंने भी दिए, उन्होंने भी तहाइफ लिए, तो आप उनके तहाइफ देखें। क्या ये प्राइमरी तौर पर ये जो आर्ग्यूमेंट है ये फ्लॉड नहीं है? क्योंकि आप तो एक तरह से कंसीड कर रहे हैं कि जी जो उन्होंने किया वही इमरान खान साहब ने किया। एक तो इसके ऊपर बात अपनी फरमाइएगा, और दूसरा ये कि आज की जो रैली थी, बिल आखिर आप इस रैली के इनेकाद में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन मैं मरियम नवाज साहिबा की एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहती हूँ। इफ वी मे स्टार्ट फ्रॉम मरियम नवाज ट्वीट ऑल्सो, कि इसी का जवाब भी फिर हमें अंदीब साहिबा से अगर मिल जाए। वो कहती हैं फितने सुन लो, जाहिर है बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड आजकल बड़े तड़कते फड़कते बयानात हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा के आ रहे हैं। वो काफी अग्रेशन से बात करती हैं। फितने सुन लो, लाहौर की माएँ तुम्हारी गंदी सियासत को लाशें देने के लिए बेटे जवान नहीं करती। तुम्हारे मकरू अजायम कौम ने पहचान लिए हैं। तुम्हारा फितना फसाद की सियासत लाहौर में दफन हो गई है। अब घुटनों में सर दे के रोया जाए,
वापस जाओ चारपाई के नीचे और हैशटैग नन्ही मुन्नी रैली, क्या ये वाकई नन्ही मुन्नी रैली थी? शुक्रिया मोना। सबसे पहले तो बात यह कि आपने खुद ही बता दिया कि एक जमे गफीर था और इतना इनको कांपे टांगी और इनका जिगर जो है वह हिल गया कि इन्होंने सारे टीवियों पे ही बंद कर दिया दिखाना। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने भी देख लिया, आपने भी कह दिया बहुत बड़े तो है। सोशल मीडिया जो है वो उससे भी बड़ा है, यूट्यूब उससे भी बड़ा है, टिकटॉक उससे भी बड़ा है, तो हकीकत तो छुप नहीं सकती। और मरियम नवाज वैसे भी और अता तारड़ दोनों हमारी टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जो वो लिखते हैं आपकी टीम के खिलाड़ी हैं, बहुत जबरदस्त। और उसी उनके कहने और लिखने की वजह से मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की और इन सब की पॉपुलैरिटी जो है पीडीएम की जीरो हो रही है और इमरान खान की ऊपर जा रही है। तो मैं तो चाहती हूँ ये और बोलें और ट्वीटें करें, बिकॉज जितना ये ट्वीट करते हैं और बोलते हैं उतना ही इनके झूठ और मकर पकड़े जाते हैं और लोग जिस तरह से फिर इनके मुतालिक बातें करते हैं और फिर वो सारे आपके अपने सर्वेज हैं उनके सामने आ जाता है। नंबर वन तोशा खाना पे मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि आपने उस पर जिक्र किया, लेकिन मैं बिल्कुल आपसे डिसएग्री करती हूँ। हमने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि ये और हम बराबर हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि जितने बड़े महाचोर ये हैं और इसका 30 साल का इनका तजर्बा, आज खाकान अब्बासी ने मान भी लिया। उन्होंने कहा कि जी 71 के बाद सारे इलेक्शन चोरी हुए, तो जिसका मतलब है कि ये चौथी या पांचवी दफा आए हैं तो चोरी से आए हैं। ये खाकान अब्बासी कह रहे हैं जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने जो किया है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने गाड़ियां ली और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। इन्होंने गाड़ियां ली हैं, BMW ली है 2 नवाज शरीफ साहब ने, एक मर्सिडीज बेंज ली 2008 में, एक उन्होंने ली जिसको कहते हैं 2016 में ली, और फिर इनकी बेटी ने भी ली एक गाड़ी। गाड़ियां तो डाका है, वो सरासर अलाउड ही नहीं है, वो ली। उसके बाद आपको पता है आसिफ अली जरदारी ने एक BMW ली 2009 में और एक लेक्सस ली और फिर BMW एक और ली। ये जो रिकॉर्ड आया उसमें सारा है। ये डाका है, ये चोरी है, ये एम्बेजलमेंट है, ये यानी कि ये है। गाड़ियों की अलाउंस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि आप गाड़ियों से उनकी गाड़ियों से आप अपने ये खरीदो फरोख्त कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं अनलीब साहिबा, एक ये भी फरमाइएगा। और दूसरा ये बताएं, वो कहते हैं हमने किसी बाजार में नहीं बेची जिससे मुल्क की जो सालमियत है उसके ऊपर खुदा ना खास्ता ये कि ज़र्ब आई है आप लोगों की वजह से, ये दरअसल बयानिया है, इसका जवाब फरमाइए। मैं तो आपको कह रही हूँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप कही जा रही है कि एक जैसा है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जितने ये मेगा चोर हैं, महाचोर हैं, और वो अभी तो छोटी सी हकीकत सामने आई है, गाड़ियों की सामने आई है, उनकी जरा प्राइसेस देखे। हाँ, और वो तो ऑब्वियसली वो तो एक बाय लॉ वो अंडर वैल्यूएशन है ना, वो तो गलत है, सबके लिए गलत है जिसने भी अवेल किया, लेकिन वो कहते हैं हमने बेची नहीं। इसका जवाब फरमाइएगा। हाँ, अब सुने, ये बड़ी मजे की बात। मरियम नवाज के मुतालिक आया कि जी एक BMW 2006 में 4800 सीसी कार ब्लैक कलर की इनको गिफ्ट मिली यूएई से, ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, बाद में कहा कि मैंने बेच दी है, और फिर 2 साल बाद उनके मियाँ के एसेट्स में वो बरामद हुई। तो आप करना करें, ये सारे केसेस होंगे और इतने होंगे कि ये माफिया मांगेंगे कि तोशा खाना हमने क्यों स्टार्ट किया। अच्छा, यानी आपने ये तमाम ये भी खोज आपने लगा ली है, ठीक है। सुने, हाजी आसिफ ने 7 घड़ियां ली, खाकान अब्बासी ने 13 घड़ियां ली, और मम्मा एलो यार सारा टब्बर चोर है, सारे बेटों को बांटी। और उसके बाद वो कहाँ गई, उसका भी हम पता ऑब्वियसली कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पे ये केस हुआ है तो फिर इन सब पे होंगे कि जी कहाँ गई वो घड़ियां, कहाँ बरामद हुई, कहाँ गई वो घड़ियां। मियां दाऊद साहब भी मुस्कुरा रहे थे, मैं आपसे इसका जवाब जरूर जानूंगी मियां साहब, लेकिन आप पहले एक हेलो मियां दाऊद साहब का बता दूं कि जिसने इमरान खान को कत्ल किया और मान लिया कि मैंने कत्ल किया है,
یہ اس کے وکیل ہیں. جی 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 بالکل بالکل، میں ہمارے علم میں ہے، یہ پوچھتے ہیں ان سے، بالکل پوچھتے ہیں. آئی ایم شیور داؤد صاحب. ہاں اس لیے عوام پتہ ہے، یہ مت سوچیں کہ عوام سمجھ رہی ہے کہ آپ نے ایک لیگل اوپینین کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ بندہ بلایا ہے. سب کو پتہ ہے کہ جو مرڈرر ہے، جس نے مانا ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہے، یہ اس کو بس ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ نے ہاں ٹھیک ہے، رائٹ، آپ نے یہ والی بات بھی ایک آپ نے کی ہے، بالکل یہ فیکچوئل چیز ہے، اور داؤد صاحب بھی اس کا جواب فرمائیں گے. آئی ایم شیور آپ کے. اور ماشاءاللہ یہ بھی ہماری ٹیم کے کھلاڑی نکلے ہیں. اچھا، یہ بھی آپ کے کیونکہ ٹیم یہ کے اب کھلاڑی ہیں، آگے ٹھیک ہے. آدھا آپ گھنٹہ جو بولیں گے، یہ مریم کو 61% سے 70% انپاپولر کر دیں گے. رائٹ میں لیٹ می ٹیک دس اکراس. میں انلیب صاحبہ یہ آگے لے جاتی ہوں. انلیب صاحبہ بھی مسکرا رہی ہے اس بات پہ. آپ سب بھی ٹیم کے کھلاڑی نکلے. عطا صاحب پہلے آپ فرمائیے گا. آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں، یہ تو راز یہ والا ہم پہ عیاں کر دیا ہے انلیب صاحبہ نے. دیکھیے بہت شکریہ جی مونا صاحبہ، آئی ایم گریٹفل. بات یہ ہے کہ طوطا مینا کی ایک کہانی سنی اور ایک فرضی بی ایم ڈبلیو کا ذکر سنا، تو وہ بتا دیں کہ ان کاغذات میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. میرے نزدیک تو کوئی ایسا کاغذ موجود نہیں ہے، اور فواد صاحب نے جو گھڑی کا الزام لگایا تھا وہ ٹویٹیں بھی ڈیلیٹ کر گئے ہیں اور وہ میدان سے بھی بھاگ گئے ہیں. اس لیے الزام سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے. ہم نے کوئی ریکٹ رن نہیں کیا جس طرح یہ فرا صاحبہ اور بشرا صاحبہ مل کے کرتی تھیں کہ تمام تر بیچا گیا ہے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. اور وہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ تھا کہ فرا صاحبہ جب ملک سے باہر جاتی تھی تو ایک بڑی 50 کروڑ کا نیکلس، 20 کروڑ کا بریسلیٹ یہ پہن کے باہر جاتی تھی، بیکاز اس طرح کی منی لانڈرنگ کو روکنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے. اگر یہ پہنی ہے تو ان کی ویلیو کیا ہے اور ان کو آپ باہر کیوں لے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی. نہ صرف ان گفٹس کو دیکھیں، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے توشہ خانہ میں جمع کرانا ہے. توشہ خانہ میں کوئی تحفہ جمع نہیں ہوا. بلکہ ملازمین کی ڈانٹ والی آڈیو آپ کے سامنے ہے کہ تم نے اس کی تصویریں کیوں کھینچی، کیونکہ یہ گھر میں پڑے ہوتے تھے، جمع نہیں ہوئے، انڈر ویلیو ہوئے. انڈر ویلیو کرنے کے بعد ان کی جعلی رسیدیں بنی اور پھر ان کو بلیک مارکیٹ میں ایگزوربیٹنٹ ریٹس پہ بیچا گیا. ان کی سیل پروسیڈ ذاتی استعمال میں لائی گئی اور ان کی منی ٹرین پرووائڈ نہیں کی گئی. اکاؤنٹس میں جھوٹ بولا گیا. اب دیکھیں کہ اپنی جگہ پہ سعودی عرب کے ولی عہد کی طرف سے دی گئی خانہ کعبہ کی ڈائل والی گھڑی اگر آپ بلیک مارکیٹ میں بیچ دیں اور اسلام آباد F6 کے ایک وینڈر سے اس کی ایک رسید بنوا لیں جعلی قسم کی. لیکن عطا صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شاید وہ خان صاحب کا انٹرویو نہیں سنا تھا. اب تو وہ بین ہوئے ہوئے ہر جگہ سے ان کے انٹرویوز اس طرح سے ہم سن ہی نہیں پاتے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی تو ابھی بھی اچھی دوستی ہے سعودی ولی عہد سے، اور انہوں نے کہا میں رابطے میں ہوں. آپ تو کہتے ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑے ناراض ہیں جیسے ابھی بھی آپ فرما رہے ہیں، لیکن ایسی چیز خان صاحب کی تو کسی بات سے نہیں ہوتی. اگر ظاہر ہے اس کے برعکس کوئی بات ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے بارے میں. خان صاحب کی تو سائیکائٹرک ایویلیویشن ہونے والی ہے، کیونکہ پہلے فورن کنسپیرسی، پھر نہیں کنسپیرسی، پھر باجوہ، پھر امریکہ، پھر باجوہ، پھر امریکہ. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی سین پرسن ان ہز رائٹ فریم آف مائنڈ اور بالکل ایک ذہنی توازن جس کا درست ہو، وہ اتنے بیانات کیسے تبدیل کر سکتا ہے. اور فرا صاحبہ کی ڈیفینس میں جب عمران خان صاحب آئے اور کہا کہ یہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، تو پھر ان کو دبئی میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ ان کو 32 کروڑ روپے کی جو آپ لے ٹیکس کے آ جائیں عطا صاحب، یہ تو گورنمنٹ تو آپ کی ہے نا، ظاہر ہے سر، آپ ان کو واپس لائیں. ان پہ پرچے ہیں، ان کے ریڈ وارنٹ کا پروسیس چل رہا ہے. بات کی ہے نا عمران خان صاحب کی نکاح کی گواہ وہ ہیں، 24 گھنٹے بنی گالا میں ایکسس ان کو تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں ایکسس ان کو تھا. 32 کروڑ خان صاحب نے ان کو ٹیکس ایمنیسٹی میں چھوٹ کس بات کی دی اینڈ وائی؟ تو دیکھیں یہ ایک ریکٹ تھا جو رن کرتے تھے یہ سارے 4-5 لوگ، احسن جمیل، بشرا بی بی، فرا اور عمران خان صاحب. تو یہ باقی تو بےچارے اب ترجمان ہیں، یہ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی فلاں ہو گیا تو آپ نے بھی فلاں چیز لے لی. اس کی پاکستان میں اس سے بدترین چوری کی مثال نہیں ہے کہ فورن ڈگنیٹریز سے ملنے والے تحفے انڈر ویلیو کر کے ایگزوربیٹنٹ ریٹس پہ بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس کی کمائی کوئی کھا گیا ہو. تو گویا یہ کہ آپ کا پرابلم ہے عطا صاحب، آپ کا پرابلم ہے کہ آگے بیچی کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے اوپر تو نہیں انہیں کویسچن کر سکتے نا کہ انڈر ویلیوڈ گھڑیاں لے لی، وہ تو آپ کی طرف کے بھی بہت لوگوں نے لی ہوئی ہیں.
सुलेमान शहबाज साहब खुद अभी ताना उन्होंने मारा है, आज ट्वीट किए, उन्होंने ट्वीट भी दिखा दें, साथ साथ अता साहब इसका जवाब फरमाएंगे कि री इमेजिनिंग तोशा खाना, तो एक्चुअली ये री इमेजिनिंग और साथ साथ वो इमोजी बनाया हुआ है बंदर वाला आंखें छुपा रहे हैं, तो सुलेमान शरीफ साहब का ये ट्वीट है। जी अता साहब, अगर मुझे एज अ मिडिल क्लास पॉलिटिशियन तोशा खाना का ये रूल होना चाहिए कि कोई भी गिफ्ट कोई रिटेन नहीं कर सकेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये होना ही नहीं चाहिए। देखिए वैल्यू लगानी है वालों ने, वैल्यू लगानी है कैबिनेट डिवीजन ने, मगर बेचने का फैसला तो किसी बदनीयत दिमाग ने और बदनीयत इंसान ने करना है ना, कि मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेचूं अंडर वैल्यू करवा के। यकीन माने पूरे पाकिस्तान में किसी ने तोहफे ब्लैक मार्केट में महंगे बेच के उसकी कमाई नहीं खाई होगी। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप पूरे पाकिस्तान में मुझे बंदा ढूंढ दें जिसने ब्लैक मार्केट में बेच के कमाई खा ली। चैलेंज थ्रो किया है अनलीब साहिबा की तरफ कि आप ये दूसरा बंदा इस तरह का शो कर दें। अनलीब साहिबा भी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मियां दाऊद साहब आप फरमाइएगा, आपके ऊपर जाहिर है ये एक फैक्चुअल बात है जो अनलीब साहिबा ने फरमाई है कि भाई आप तो उस शख्स का केस लड़ रहे हैं जो कि इमरान खान साहब का खुद वो कन्फेस कर चुका है कि उसने कत्ल का मंसूबा बनाया और फिर वो उसने बदकिस्मती से वो अटैक भी किया, तो आप तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू हैव ऑल द राइट कि आप अपने हवाले से भी बात करें, और ये कि फिर तो इमरान खान साहब के जो खतरे या उनके जो खदशात है वो वेल प्लेस्ड है ना। आज भी उनके वकला ने कहा है कि भाई, और इमरान खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि वजीर आजम वजीर दाखिला मेरी जान के दुश्मन है, तो इनकी सिक्योरिटी पे मुझे भरोसा नहीं है, और आपके जैसे जो क्लाइंट हैं वो उस तरह का कोई भी दूसरा आ सकता है। वो मैं अंदलीब अब्बासी साहब की जो जाती बात थी उसको कमेंट नहीं करता, वकील है मेरा, उसका हक है, और उसकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, वो किसी से भी ली जा सकती है। आज फवाद चौधरी साहब ने इस बात को अंडोज कर दिया, मेरे वाली बात को, कि पुलिस की हिरासत में कोई भी अगर बयान लिया जाता है तो उसकी कोई कानूनी वुकत नहीं है। ये आज की फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है, उन्होंने अपने पीटीआई कारकुनों के हवाले से की थी, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है वो। और दूसरी बात ये, मेरा तो बड़ा पहले दिन से क्लियर मौकफ है कि वो वजीराबाद वाला सारा जो केस है वो पीटीआई का अपना प्लांटेड ड्रामा था, ये बिल्कुल नाकाम और फ्लॉप किस्म के अपने नैरेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो उसको जान देने के लिए उन्होंने वो वजीराबाद वाला सारा ड्रामा जो है वो क्रिएट किया था। अब उसकी तो सारी चीजें सामने आ गई हैं, कोई इनके पास एविडेंस कोई नहीं है, जो एविडेंस सामने लेके आते हैं अगले दिन उससे मुकर जाते हैं, फिर अगले दिन मौकफ लेते हैं तो फिर उससे मुकर जाते हैं। वो वजीराबाद वाले केस में भी ये किसी एक जगह पे खड़े नहीं हो रहे, ना ये होंगे, क्योंकि जो अदालतों में केसेस है ना जी, वो तो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर चलते हैं, ना तो मेरे बयान के मुताबिक चल रहे हैं, ना मुलजिम के बयान के मुताबिक चल रहे हैं, ना मेरी बहन अंदलीब अब्बास साहब जो है उनके मुताबिक चल रहे हैं, वो तो एक अलग बात होगी। दूसरी रहेगी बात कि ये सिक्योरिटी खदशात वाली बात, क्योंकि तो आपके क्लाइंट को जो वीडियो अपीयरेंस है उसकी सहूलत दी गई है, कोई कानूनी हैसियत, उसी को कोट करके वो कहते हैं कि भाई उनको एक ना उसकी कोई। हाँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने आज की ट्वीट की है कि पुलिस की हिरासत में दिया गया कोई भी बयान गैर कानूनी है, और ये वैसे भी कानून मौजूद है कि पुलिस की हिरासत में किसी बयान की कोई कानूनी वुकत नहीं है, जो मर्जी बयान दिलवा लें। आप उससे ये भी बयान दिलवा सकते थे कि तुम्हें जो बाइडेन ने भेजा है, आप बयान दिलवा सकते हैं। पुलिस के बयान की तो कोई वुकत ही कोई नहीं ना जी, वो जो मर्जी कर ले, वो इनकी अपनी जेआईटी तो थी, इन रियलिटी का सबरा था गुलाम महमूद डोगर। हाँ, ये बात आपने सुने ना जी आपने पहले भी ये बात फरमाई है मियां साहब, इसी का भी जवाब देते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, उनके क्या जख्म जो हैं, क्योंकि खान साहब तो जख्मी है और जाली जख्म है, मेरा पहले दिन से ये मौकफ है, वो जाली जख्म है। उस तरह उन जाली जख्मों का सबूत मौजूद है। वो एक दिन भी किसी सरकारी अस्पताल में नहीं गए, और वो प्राइवेटली बनाए गए। वो जिन्ना अस्पताल की जिस टीम से कागजात तैयार करवाए गए इमरान खान के मेडिकल के लिए, वो टीम आज तक वो रिकॉर्ड नहीं सामने ला सकी। यास्मीन राशिद साहबा ने उनको धमकियां दी। अच्छा, ये मैं गुजारिश करना चाह रहा था जी, ये बातें मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बातें मेरी बहन में पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। आप ये देखें कि वीडियो नहीं देखी दाऊद साहब, वो जिस वीडियो में वो अपने जख्म दिखा रहे हैं, वो जाली है, वो जाली वीडियो। मैं मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुका हूं कि वो जाली वीडियो है। अगर इमरान खान साहब के वो जख्म सच्चे हैं, वो वीडियो ठीक है। इमरान खान साहब ने आज के दिन तक उस वजीराबाद के वाकये में अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। वो क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाया? वो इसलिए रिकॉर्ड नहीं करवाया कि ये बंदा जिस दिन अदालत आया और इसका सामना किसी अच्छे ट्रायल के वकील से हो गया, वो अदालत के अंदर इसके बयानात के, इसकी सारी साजिश के परखचे उड़ा देगा। जैसे शौकत खानम के जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे, उसका ट्रायल चला, जब क्वेश्चन आंसर हुए तो आप देखें वो एक्सपोज हो गया ना। आखिरकार खान साहब को यह तस्लीम करना पड़ गया
کہ شوکت خانم کا جو ان کو چندے کے لیے زکات کے لیے پیسے ملتے تھے اس کی انہوں نے سرمایہ کاری کی. یہ بندہ اسی بات سے ڈرتا ہے اور اسی بات سے بھاگتا ہے, یہ کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی سیکیورٹی کا معاملہ تھا, میں ذاتی طور کے اوپر بطور پاکستانی, بطور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل اپروچ رکھنے والا آدمی ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت اور ہے, انلیب صاحبہ موجودہ جو ریاست ہے, یہ جو ویل پلیسڈ ہے ان کے خدشات, وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ان کے ساتھ, آپ بھی بی ٹیم ہے. میں اس کا جواب دینے لگا تھا, میری بہن, میں آپ کو اس کا جواب دینے لگا تھا, میں اس کا جواب دینے لگا تھا کہ یہ موجودہ ریاست کی سب سے بڑی ناکامی ہے, موجودہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر متعدد مقدمات ہیں اس کو گرفتار کرنے کی بجائے وہ ڈر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں, انڈیا کے اندر ایک مذہبی رہنما تھا گرو گرمیت رام سنگھ, اس کے اوپر چارجز لگے, ریپ کے چارجز لگے, اور جب ریپ کے چارجز لگے پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئی تو اس کے جتنے بھی مرید تھے, فالوورز تھے, انہوں نے پورے انڈیا میں آگ لگا دی, اور پولیس نے اپنی ہر طریقے سے رٹ منوائی, ریاست نے اپنی رٹ منوائی. 45 جو اس کے گمراہ کن فالوورز تھے وہ مارے گئے, لیکن اس کو عدالت میں لے کے گئے, اس نے اپنا ٹرائل فیس کیا اور اس کو سزا ہوئی اور ثابت ہوا کہ ریاست ٹھیک تھی. آج اگر یہ ریاست کسی بھی طرح کے ڈنڈے ہیں کہ یہ ایکچولی گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ یہ لوگ ان کو اریسٹ نہیں کر پا رہے, یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. اچھا, اس کو ان کو بالکل ناکامی ہے. آپ دیکھیں جتنی دیر تک عمران خان صاحب, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں تحریک انصاف کی علانیہ طور کے اوپر تحریک انصاف کے موقف کا, ان کی پالیسیوں کا 2017 سے جو ہے وہ مخالف ہوا ہوں. جب سے ثاقب نثار کی انٹری پڑی اور اس کو گود میں بٹھا کر اقتدار میں لانے کی بات شروع ہوئی نا, تب سے اس کی مخالفت کر رہا ہوں, اور جب تک اللہ پاک نے زندگی حفظ و امان رکھے تب تک اس کے نظریات یا اس کی سوچ کا مخالف رہوں گا. پھر تو آپ نے انلیب صاحبہ کی وہ والی بات بھی انڈورس کی ہے, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ انلیب میں مخالف ہوں ان کا, میں مخالف ہوں ان کا. ٹھیک ہے, یہ پھر تو بات صحیح ہے, آپ کے ویوز ہمیں پہلے بھی پتا ہے. اور جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. ویری فیئر, بہت صحیح بات ہے. جو بھی آپ کی چیز ہے آپ اس کو اوپنلی آپ اس کو ڈکلیئر کریں. انلیب صاحبہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, وہ خود اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں, اور جس ٹویٹ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں میں آپ کے سامنے دکھانا چاہتی ہوں. چودھری فواد حسین آج ٹویٹ کرتے ہیں کہ ذل شاہ کی والدہ کو پیغام دیا گیا, اگر دوسرے بیٹے کی زندگی چاہیے تو منہ بند رکھنا ہوگا. تمام ورکرز جو پولیس کی حراست میں ہیں ان سے پہلے ہی کہا گیا ہے کہ تشدد سہنے کے بجائے جو بھی بیان پولیس چاہے دے دیں. ان بیانوں کی نہ تو عوام کی نظر میں کوئی حیثیت ہے نہ قانون کی نظر میں. تو گویا یہ کہ اس نوید نامی شخص کی بھی یہی ملزم نوید کا کیس ہے. جی بیٹا یہی ملزم نوید کا. اور میں ایک اور آخری بات ایڈ کر دوں, جس دن سے ملزم نوید کے وکیل کا موقف سامنے آیا نا, وہ دن سے لے کے آج کے دن تک پوری پی ٹی آئی کا کوئی بندہ وزیر آباد کیس کی بات نہیں کرتا. یہی وجہ جی انلیب صاحب جواب فرما دیں کہ اس راز سے بھی پردہ آج اٹھا دیں کہ کیا یہی وجہ ہے جیسے داؤد صاحب فرما رہے ہیں اسی لیے آپ لوگ وزیر آباد کی بات نہیں کرتے. اب دیکھیں وہ نا جو میں نے کہا تھا وہ بالکل صحیح نکلا نا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وہ ان کا قاتل ہے, قاتل کا وکیل ہے, وہ اس کے جس نے قتل کیا ہے, جو عمران خان ہے. ذل شاہ کا اصل قاتل عمران خان ہے. اس قاتل کی وجہ سے ذل شاہ مارا گیا. پاکستان کے اندر موجودہ دور نہیں, یہ آپ میرے کلائنٹ کو قاتل کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. جی انلیب صاحب گو اہیڈ. وہ کہہ رہی ہے میں بولتی نہیں ہوں, انٹرفیئر نہیں کرتی. آپ ان سے پہلے باتیں کروا لیں, میں بیچ میں نہیں کاٹوں گی, لیکن میں اپنی ٹرن پہ بولوں گی تو آپ نے میری بہن میں نے صرف یہ گزارش کی ہے کہ آپ میرے کلائنٹ کو بھی قاتل کہنے پہ بات کی کہ بھئی وہ معاملہ سب جوڈس ہے تو گویا یہ کہ قاتل نہ کہے. ٹھیک ہے, رائٹ. انلیب صاحبہ آپ اپنی بات آگے. ملزم ہے. میں جب یہ بول رہے تھے میں 6 دفعہ ان سے ڈس ایگری کر کے کاٹ سکتی تھی, غلط باتیں کر رہے تھے, میں نے نہیں کاٹا, میں نے اپنی ٹرن کا ویٹ کیا. یہ کوئی بات نہیں. اچھا, اگر انہوں نے باتیں کر بڑی بہن آئی اپولوجائز. ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک ڈیسنسی ہوتی ہے, آپ ڈس ایگری کریں. انلیب صاحبہ بالکل ہی ہیز اپولوجائزڈ آلسو. وہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل انہوں نے کاٹنے پہ آپ ایک اپولوجی رینڈر کی ہے. یو پلیز گو اہیڈ. دیکھیں جب آپ ان کی باتوں کی, میں نے پہلے کہا میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, عطا تارڑ کا بھی, ابو داؤد کا بھی. یہ ہماری ٹیم کے بہت اچھے پلیئرز ہیں. آپ نے شکریہ قبول کیا ہے صاحب نے. ابھی اپنا مرضی سے سروے کرا لے اس پروگرام کے بعد. 67% نیگیٹیوٹی تھی, ان پاپولیرٹی تھی مریم کی, 70% ہو گئی ہوگی.
ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिस मर्जी से आप सर्वे करवा लें, क्योंकि बात क्या है? बात ये है कि आप एक स्पेशल चाइल्ड है वो, उसको आपने इंट्रो में कहा कि 28 जगह उसको तशद्दद किया गया। सारी दुनिया के डॉक्टर्स खड़े हो गए हैं, सारी दुनिया से डॉक्टर्स लिख लिख के भेज रहे हैं, फोरेंसिक भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा उस बच्चे के साथ क्या मजाक होगा कि आपने उसको नंगा करके तशद्दद किया, उसके बाद कपड़े पहना दिए और उसके बाद का एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में कपड़े ना फटे, ये कैसे हो सकता है? और एक एक चीज जो वहां पोस्टमार्टम में आई, इंटरनेशनल डॉक्टर्स उसको प्रूव कर रहे हैं और उसका एविडेंस दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने आते ही खुद कह दिया कि इमरान खान ने कत्ल किया और उस पर 302 लगा दी, और उसके बाद दूसरे दिन कहा कि नहीं, ये कत्ल नहीं किया, ये तो एक्सीडेंट था। अब पहली बात यह है कि अगर आपने 302 लगाई और कत्ल का इल्जाम लगाया, आईजी साहब और ये जो हैं केयर टेकर सीएम साहब, इनके ये तो प्रूव हो गया कि ये पूरा जिसको कहते हैं अंडर इंस्ट्रक्शंस है, जानबदार है, और बगैर किसी एविडेंस के आपने इतना बड़ा पर्चा कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। पुलिस बैक ट्रैक हुई है उस कत्ल के पर्चे से जो कि उन्होंने खान साहब पर किया, लेकिन अनलीब साहिबा, उनकी वालदा ये कह रही हैं, जिसके ऊपर फवाद साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब मेरा बेटा मुझे वापस कर दें, आप लोगों ने, पीटीआई वालों ने उसकी हिफाजत नहीं की, उस मासूम बच्चे की। ये मैं ब्रेक पे मुझे जाने का कहा जा रहा है, इसका प्लीज ब्रेक के बाद जवाब फरमाइएगा। नाज़रीन स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी अनलीब साहिबा, उनकी वालदा के भी तो जो बड़े संगीन इल्जामात हैं, उनका प्लीज जवाब फरमाइएगा। एक खातून, एक माँ कभी भी अपने बच्चे की जान का सौदा नहीं कर सकती। आपको पता है कि उनके 3 और बच्चे हैं। नंबर 1, आपको शाहरुख जतोई याद है? उसकी माँ ने आके जज को क्या कहा? उसने कहा तो मेरा बेटा तो मर गया, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी मर जाए, मैं इसलिए अपना बयान वापस ले रही। तो वो जो उसका मैं इस बारे में मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, सेनेटर्स ऑफ यूएस ने, सारी दुनिया में एक हंगामा मचा कि कस्टोडियल टॉर्चर हुआ 26 जगह, और ऐसी पार्ट्स पे उस बेचारे को जो बिल्कुल एक स्पेशल चाइल्ड था, जो कुछ किया गया। उसके बाद ये जो मर्जी कह लें, मैं बता रही हूँ, मरियम नवाज की 67% नेगेटिविटी 70% 72% हो गई। ये जो मर्जी कह लें, मेरी तरफ से आधा घंटा और बोलें, मुझे पता है कि कौम जो है वो इनसे, मेरे से, आपसे और इनसे स्मार्टर है। अवाम को पता है, एक एक चीज पता है, आपके बारे में भी वो ये बिल्कुल, और मेरे बारे में भी और इनके बारे में भी कच्चा चट्टा खोल के रख देती है। और इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इस वक्त तोशा खाना के ऊपर, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वक्त आप देख रहे हैं। और क्या कहा, जो रैकेट का तस्करा किया है अनलीब साहिबा, उसका जवाब फरमा दें। फराह साहिबा के साथ रैकेट चलाया गया, उनको एमनेस्टी स्कीम दी गई, ये तमाम तर बड़े संगीन इल्जामात हैं। जज ने कहा ये नामुकम्मल है लिस्ट, इन्होंने उसमें से अभी 13 घड़ियां इनके नाम आ रही हैं, उसके बावजूद कहा है कि ये मैं रिजेक्ट करता हूं, इसको तुम बिल्ड अप करके इसके अंदर जो मिसिंग चीज है, जो ईयर मिसिंग है, आप लेके आए। आपको मैं कह रही हूँ, तोशा खाना इनका खाना खराब करेगा, ये निकलेंगे। आप तैयार रहिएगा अता साहब। तोशा खाना अली गौर मेरे साथ प्रोग्राम में आया था, आपके प्रोग्राम में। जी इसने तोशा खाना का केस किया हुआ था हमारे, इसने वो तोशा खाना का केस विड्रॉ कर लिया है। मैं इस प्रोग्राम में पूछती रही कि आपने क्यों विड्रॉ कर लिया तोशा खाना का केस हमारे खिलाफ। उसने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि उसको पता है, ये अली गौर की मैं बात कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि इनको पता है कि इनको जो तोशा खाना पे अब इनको मार पड़नी है। इतने केसेस होने हैं कि आप भूल जाएं किसी बात। अता साहब, इसका जवाब फरमा दें कि यही वजह है कि 2002 से पहले वाला रिकॉर्ड भी नहीं दिया गया, आज अदालत ने दोबारा मांगा है, पीछे गई है गवर्नमेंट अपने स्टैंड से। आपने अभी भी बहुत सारी चीजों के ऊपर पर्दा डाला है जो आपकी तरफ की चीजें थी, माशाल्लाह।
अनलीब साहिबा की आपने ये बात सुनी, उनका ये इंकशाफ सुना। दूसरा ये भी बताइएगा कि ये कौन सा ये एक्चुअली ये एक्सीडेंट है जिसकी वजह से किसी के प्राइवेट पार्ट्स पे इस तरह के निशानात और जख्म आ सकते हैं जैसे कि जिले शाह की बॉडी पर थे। जी अता साहब से ये मैंने बात दोबारा ये वाली पूछनी है, उनकी ऑडियो मुझे नहीं मिल रही है। मियां दाऊद साहब, इसका जवाब क्या आपके पास है? ये कम से कम एक इंसानी जान का जो ज़िया हुआ है, एक मासूम शहीद हुआ है, इसके ऊपर फरमाइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो एक्सीडेंट का इसको रुख दिया जा रहा है, नंबर 1 आपके व्यू में, और दूसरा ये शाहरुख जतोई की मिसाल हम तमाम के सामने है, जब उस शख्स के मकतूल के अपने लवाहिकीन पीछे हट गए, उसी से इक्वेट कर रही हैं अनलीब साहिबा इस जिले शाह के केस को भी। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। अनलीब अब्बास साहबा का हक बनता है। अगर इन्होंने अपने दौर के अंदर साना साहिवाल के मुलजमों को उल्टा लटकाया होता तो आज जिले शाह के कातिल जो हैं वो भी उल्टे लटके होते। और रह गई बात पोस्टमार्टम वाली, जिसके बारे में मेरी बड़ी बहन हवाला दे रहे हैं, इंटरनेशनल डॉक्टर और पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर, तो वो मेरी बड़ी मादरत है, ये आलमी डॉक्टर, ये वो सारी फजूल बातें हैं, इनका तफ्तीश से कोई लेना देना नहीं है। और इनको बिल्कुल इस बात का प्रूव करना चाहिए, मेरे समेत आप समेत हम सबको इस बात का मुतालबा करना चाहिए कि वो एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी जिसमें जिले शाह को तहरीक इंसाफ के कारकुनान कुर्सियों के साथ तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। वो वाली वीडियो लेके, उनके एक्सीडेंट की वीडियो लेके, तमाम वीडियोस को रिकॉर्ड का हिस्सा बना के इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जिले शाह के ऊपर जो भी तशद्दुद हुआ, आपको लगता है जो तशद्दुद हुआ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो आप कहते हैं कि पीटीआई ने किया है, पीटीआई के कारकुनान ने किया है। वो वीडियो मौजूद है जी, वो वीडियो मौजूद है ट्विटर के ऊपर, उसमें आपने भी देखी होगी, सबने बिल्कुल देखी है। हाँ, हमने वो वीडियो देखी है, लेकिन हमने पुलिस वाली भी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है, उसी तरह से मार के लेके जा रही है। और उसके बाद फिर वो अगली वीडियो भी है उससे अगले दुरानी की, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो जो पुलिस की वैन से वो जा रहा है वहां से छोड़ के और वहां से भाग रहा है। तो वो टॉर्चर वाले, अगर तो वो वहां से भाग के चला गया तो इसका मतलब ये कि वो पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर नहीं हुआ, टॉर्चर उसके ऊपर पहले कहीं से हुआ था, वरना वो भागता हुआ वहां से नजर ना आ रहा होता। अगर किसी बंदे के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हुआ है तशद्दुद तो वो, और वो बुरी तरह तशद्दुद। अच्छा मियां दाऊद साहब, एक और बात फरमाइएगा, पहले पुलिस ने तो ये भी डिनाई किया था ना कि हमने तो कस्टडी में ही नहीं लिया है उन्हें। जो इनकी वीडियो आई थी पहले, जो पुलिस वैन की है, वो कहा जा रहा था वो पहले की वीडियो है, जेल भरो तहरीक की। फिर बाद में एक पीएनएन के वो न्यूज रिपोर्टर हैं, उन्होंने फिर माना कि हाँ ये मैंने बनाई है, उसी रोज की 4 बजे की वीडियो है। ऐसा नहीं है जी, वो जिस वीडियो के बारे में पुलिस की आपको स्टेटमेंट डिनायल आया था, जो वो पहली वाली वीडियो की बात, वो पहली वाली वीडियो की बात कर रही थी। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारान ने, सीनियर ऑफिसर्स ने बैठ के उस पूरी वीडियोस की ट्रेल आपको दिखा दी, इतने वक्त पे ये वीडियो, इतने वक्त पे ये वीडियो, इतने वक्त पे वो वीडियो, तो जो ऑन रिकॉर्ड शहादत आई, एविडेंस सामने आई, उसके मुताबिक तो जिले शाह जो है वो पुलिस की कस्टडी से वैन से बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर साबित सही, वेरी फेयर। आप कह रहे हैं वो दो अलग अलग बेसिकली वीडियोस हैं, ठीक है, यानी उस बात का डिनायल नहीं आया था। बाकी ये प्रोपेगेंडा इसको बरी करे। अता साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। एक तो आपकी बहुत अच्छी एक तालमेल है जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट से बनी हुई है, इसका कोई राज, कोई नुस्खा बताते पीटीआई वालों को। वो तो कह रहे हैं कि हम तो जब रैली निकालते हैं 144 लग जाती है। मरियम नवाज साहिबा की रैली और कन्वेंशन पे कोई नहीं लगती 144। कोई नुस्खा बताएं सर। देखिए, बात यह है कि मरियम साहिबा जब 2018 में पाकिस्तान आई थी अपने वालिद के साथ, इलेक्शन का टाइम था, आपको मैं बता नहीं सकता कि हमें एयरपोर्ट जाने से कैसे रोका गया, कितने कंटेनर लगाए गए, कितनी डिप्लॉयमेंट हुई। हमने केयर टेकर को जो भुगता है पाकिस्तान की तारीख में नहीं भुगता होगा। और हसन अस्करी साहब इनके नॉमिनी थे, हमारे नॉमिनी नहीं थे। तो ये असल में ना हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और बड़ी कन्वीनियंट मेमोरी है, हमें चीजें वो याद रहती हैं जो हमें सूट करती हैं। तो इनको वो वक्त भूल गया है कि जब हमारी आधी पार्टी को तोड़ के जेलों में डाला गया और इनके उम्मीदवार पटके पहनते रहे जहाजों में बैठ बैठ के, तो वो भी एक केयर टेकर दौर था और एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी। मगर बात ये है कि इररिस्पेक्टिव कि किसकी गवर्नमेंट है, जिले शाह के मर्डर का खून जो है इमरान खान साहब के हाथों पे है। ये वक्त की हालात की सितम ज़रीफी है कि ये लाशों की तलाश में रहते हैं, ये लाशों को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके ऊपर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठाया है सर दाऊद साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी नाकामी है कि आप अभी भी उनके जो क्राउड हैं, उनके जो फैंस हैं, उनसे आप दरअसल खौफजदा हैं, इसलिए आप तमाम तर ये जो मीडिया ट्रायल है वो आपने सिर्फ टॉक शोज के लिए रखा हुआ है।
دیکھیے اریسٹ کا نا جی اریسٹ کا ایک طریقہ کار ہے اور کوئی بھی کام انڈیو ہیس میں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر کوئی گرفتار کرنا ہے تو 5-6 اپنے بندے مار دو. اب ضلع شاہ کا یاسمین راشد کو پتا تھا, عمران خان کو پتا تھا. جب پریزن وین سے اس کو فورٹریس اسٹیڈیم سے پہلے میاں بیر برج کے پاس اتارا گیا ہے, اس کے بعد اس کی ٹکر ہوتی ہے اور جس طرح وہ رول ہوتا گیا ہے 120 کی سپیڈ پہ ڈالے نے اس کو ہٹ کیا ہے. جب آپ رول ہوتے ہیں تو پورے جسم پہ زخم آتے ہیں. ایکسیڈنٹ سلیکٹیو نہیں ہوتا کہ آپ نے رول رائٹ پہ ہونا ہے یا لیفٹ پہ ہونا ہے, فرنٹ پہ ہونا ہے یا بیک پہ ہونا ہے. آپ جب رول ہوتے ہیں تو آپ رول ہوتے ہیں اینڈ آپ کی انجریز پوری باڈی سسٹین کرتی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ خون خرابہ اس ملک میں کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا. ہر جان قیمتی ہے اور جانوں کا ضیاع اس کو جتنا اوائڈ کر سکے اتنا بہتر ہے. اگر عمران نیازی صاحب پروسیس آف لا کو اوائڈ کرنے کے لیے ریٹ بہت ضروری ہے, سمجھتے ہیں کہ لاشیں سب سے زیادہ بات ہے اس ملک میں قانون کی بالادستی بڑی ضروری ہے. میں طارق صاحب سے بالکل میں بڑے ادب سے ان سے اجازت لے کے میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. ریاست کی ریٹ سب سے زیادہ ضروری ہے, پاکستان سب سے زیادہ آگے ہے. اس کے علاوہ عمران خان کوئی اوپر سے اتری ہوئی چیز ہے کہ اس کو پی ڈی ایم گرفتار نہیں کر سکتی. عمران خان کے لیے الگ قانون ہے. گرفتاری یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے سر. کورٹ کے آرڈر 2 دفعہ نکلے سر اریسٹ کرنے کے ناقابل ضمانت وارنٹ, 2 جگہ سے وارنٹ موجود ہیں, باقی بھی کیسز اور 2 دفعہ نکلے ہیں سر. پہلے ختم ہو گئے تھے, پھر آج دوبارہ نکلے. عمران خان جتنی تاخیر کریں گے اور کمپلائنس نہیں کریں گے, ان کی ایونچوئل جو کیس کا ڈیسیجن ہے وہ ان کے حق میں نہیں آ سکے گا. تو یہ جو غیر حاضریاں ہیں کہ آپ کورٹ آج نہیں گئے, توشہ خانہ کی فرد جرم عائد ہونی تھی, ریلی آپ نے نکال لی, وہ ننھی منی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ رات ہے مجھے بندے نظر نہیں آ رہے, اور جو ایریل ویو کی ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں انتہائی ناکام اور فلاپ شو تھا. اچھا, تو عمران خان صاحب ریلی کے لیے فٹ ہیں, کورٹ جانے کے لیے انفٹ ہیں. کورٹ میں ان کا پورا بندوبست کر رہے ہیں, تمام ڈاکیومنٹس لگائیں گے, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کریں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے اور کس طرح پروسیس آف لا کو, کہ جو ایک عام سائل ہے آپ اور میں, ہم نہیں افورڈ کرتے کہ ہماری بلوں پہ وہ جو عام بندے سے آپ نے موازنہ کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں عطا صاحب, وہ کہتے ہیں میاں صاحب بھی تو اسی طرح سے عام بندے کی طرح عدالت کا سامنا کریں. I'll have the last word. مؤخر کر دیں, ایک ہی لاڈلا ہے جو مؤخر بھی کرتا ہے, للکارتا بھی ہے, اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کا یوم حساب تو اسی کے تحت کیا میاں صاحب کی بھی واپسی نہیں ہونی چاہیے سر؟ عطا صاحب, میاں صاحب بھی تو اسی عدالت کا سامنا کریں نا جس میں عام آدمی جاتا ہے اور جس میں آپ عمران خان سے جس سے آپ مانگ کر رہے ہیں. میاں صاحب کا کیا ایشو ہے؟ ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ لگا گیا, بیٹا بھی اس کا, تنخواہ بھی واپسی کی بات میں عرض کر رہی ہوں آپ سے, اور ایک کو بیٹی ڈکلیئر نہ کرنے پہ اس کو نہیں نکالا گیا. میاں صاحب کی کیسز کورٹس میں ہیں, ان کی 2 اکویٹلز موجود ہیں, ان کی 1 کنوکشن موجود ہے, وہ اپیل دائر کریں گے, معاملہ کلیئر ہو جائے گا. مریم نواز شریف صاحبہ کے ایون فیلڈ کے کیس میں ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا الزام تھا, جب پرنسپل اکیوز پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی تو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ میں وہ بری ہو گئی. میاں صاحب کا بھی یہی انشاءاللہ فیٹ ہوگا, مگر وہ لاڈلے نہیں ہیں, انہوں نے جیل کاٹی ہے. اچھا, یہ لاڈلے والی بات آپ نے بہرحال دوبارہ, اور آپ نے کئی اپنی متعدد پریس کانفرنسز میں بھی کی ہیں. جی انزیب صاحبہ, اس کا جواب فرما دیں. یہ لاڈلا پن آج بھی آپ کے ساتھ ہے اور ابھی بھی دوبارہ ری آئیٹریٹ کیا ہے عطا صاحب نے, اسی وجہ سے آپ کی بچت ہو رہی ہے. دیکھیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو میں کوٹ کرتی ہوں. انہوں نے کہا جی وہ میاں صاحب واپس آئے اور مریم واپس آئی, اور وہ ایئرپورٹ, اور خود یہ خواجہ آصف کا میرے خیال 1 ملین ٹائمز ہر چینل نے کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ جی جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے, اسپتال آئے, تو آپ کیا, تو انہوں نے کہا جی کیا کرتے, 100 بندہ نہیں آیا, 100 بندہ نہیں آیا. آئی ڈو ریکال, یہ خواجہ آصف صاحب کی ہے یہ والی بات انٹرویو پہ. عطا صاحب ہنس رہے ہیں, عطا صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے روکا تھا, آپ کے پسندیدہ انٹرم گورنمنٹ نے روکا تھا, اس لیے نہیں آیا. مجھے کمپلیٹ کر لینے نا. تو خواجہ آصف نے ایکسپلین کیا کہ بھئی ہمارا ووٹ نہیں نکلتا, ووٹر ہمارا. انہوں نے مانا کہ مینار پاکستان پہ وہ نہیں کر سکتے جلسے کیونکہ لوگ نہیں آتے. اور کل ان کے جو خاقان عباسی صاحب ہیں, ان کا بیان میرا کل سے آج تک کوئی 1000 دفعہ آ گیا. انہوں نے کہا جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1971 کے بعد سارے کے سارے الیکشنز جو تھے وہ سارے فکس تھے, یعنی کہ 4 دفعہ یہ لوگ آئے ہیں اور 4 دفعہ فکسڈ ہو کے آئے ہیں. یہ بھی مان لیا انہوں نے.
अच्छा, अब आए आप बात कर रहे हैं कि जी इनकी जो है सारी लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो मरियम अपनी जलसियों पे जाती है जलसियां और तस्वीरें दिखाती है 2 सिटिंग जजेस की, और उनको मुगल्लज़ात बकती है, मुगल्लज़ात, इतनी बुरी बुरी बातें, और ना पैमरा उसको काटता है, आप काइंडली जरा ना हम बड़ा पेशेंस शो कर रहे हैं, उसका फायदा मत उठाइए। उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ना उसको पेशी होती है। लाडली तो वो है, सबसे बड़ी लाडली वो है। आखिरी जुमला इस बात पर, मेरे पास वक्त चुके इतना ही है, तमाम के लास्ट लाइनर्स भी डाल के खा के प्रोटोकॉल ले रही है, वो काउंसलर भी नहीं है, करोड़ों रुपए का प्रोटोकॉल। किस बात का प्रोटोकॉल है, इस बात का जवाब अता साहब आप भी एक जुमला आपसे भी चाहिए और दाऊद साहब से भी। जी दाऊद साहब, आपने सुना कि ये लाडलापन है, कंटेम्प्ट का कोई भी तस्करा नहीं हो रहा, किसी भी सियासतदान पे नहीं होना चाहिए वैसे तो कंटेम्प्ट। आप फैसला कर लीजिएगा, आप फैसला कर लेते हैं, एक जुमला सर छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लेते हैं, हाँ। सबूत भेज दीजिएगा। ये इमरान खान साहब के वारंट जो है वो निकले, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए, 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से मैं एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं आपको, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल की, इमरान खान के 2 हफ्तों का टाइम दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल की, 13 मार्च का टाइम दे दिया। ईसीपी ने वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकाले और रावलपिंडी हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए। ये इमरान खान को जिस तरह से बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर किसी और सियासतदान की गिरफ्तारी के वारंट जो है वो इतनी मरतबा ये जंग छिड़ गई है कि जी लाडला कौन है। अता साहब, ये इसका जवाब आपकी तरफ से भी एक आखिरी जुमला आ जाए मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, जो डायरेक्ट बात जी। मरियम साहिबा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उनको जेल भेजा गया, उनको नाअहल किया गया, वो वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आई, जिन हालात में उनको जेल में रखा गया उनका क्या कसूर था। ये लाडला एक रात जेल नहीं रह सकता, क्लॉस्ट्रोफोबिया भी है, इसको बाकी भी कुछ सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं इस्तेमाल के लिए। तो ये जिस दिन जेल जाएगा लग पता जाएगा, ये लाडला इसलिए जेल नहीं जाता, बाकी पूरा पाकिस्तान जेल काटा है, ये नहीं गया अपनी आदतों की और हरकतों की वजह से। तो ये टाइम आएगा कि इंशाल्लाह ये भी जेल जाएगा। सही, राइट। नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।